जन्म प्रमाण पत्र ब्लॉक से बनवाने के लिए जो मुख्य दस्तावेज है यानी कागज जो आपको डिमांड किया जाएगा वहां पर, वो आपका यानी कि माँ और पिता दोनों का आधार कार्ड लगेगा। आधार उससे पहले आपको एक हाफिडेविट बनवा करके देना पड़ेगा, और हाफिडेविट जो होगा वो नोटरी से नहीं, आपका मजिस्ट्रेट यानी कि मजिस्ट्रेट से बना हुआ हाफिडेविट होना चाहिए। मजिस्ट्रेट से हाफिडेविट बनवाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप या खुद जा करके मजिस्ट्रेट ऑफिस में जा करके आप हाफिडेविट ले सकते हैं। वहां पर आपसे एक आधार कार्ड लेगा, एक पीस फोटो भी लेगा, और वो आपको बना करके दे देगा, बहुत कम खर्च में दे देगा। या फिर आप किसी भी वकील से संपर्क करेंगे तो वहां पर आपको वो भी बनवा करके हाफिडेविट दे देगा। ध्यान रखने की बात यह है कि आपको बताना होगा कि हमको मजिस्ट्रेट वाला ही हाफिडेविट चाहिए, नोटरी वाला नहीं चाहिए। अगर आप नोटरी वाला देते हैं तो वो स्वीकार नहीं करेगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखने की बात है कि आपको जब भी हाफिडेविट लेना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट का ही होना चाहिए। इसके बाद आपको एक जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म पे आप अपना आधार कार्ड और वो हाफिडेविट, इसके बाद आपके आसपास का, आप जिस भी वार्ड में आप रहते हैं उस वार्ड का 4 से 5 लोगों का आधार कार्ड का फोटो कॉपी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि गवाह के रूप में आपको वहां पर मांग किया जा सकता है और मांग किया ही जाता है। अगर आपके पास नहीं रहता है तो वो किसी तरह से काम चला लेता है, लेकिन नियमतः आपके पास होना चाहिए ताकि उनको कोई भी तरह की परेशानी न हो। तो इस तरह से आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के बाद आधार कार्ड में भी आप जन्म तिथि को सुधार करवा सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर। आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधार करने का केवल एक ही दस्तावेज है, वो है आपका जन्म प्रमाण पत्र। सेम प्रक्रिया में आपका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी आपको एक हाफिडेविट देना जरूरी होता है। साथ ही आपके पड़ोस में यानी कि आपके अगल बगल 5 व्यक्ति का आधार कार्ड होना चाहिए एक गवाह के रूप में। वो तिथि आपको पता होना चाहिए कि किस तिथि में जो व्यक्ति मृत हुए हैं उनका डाटा जो है वो आपको कंप्लीट डिमांड करेगा। तो ब्लॉक से ही मृत्यु प्रमाण पत्र भी आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध है यानी ऑनलाइन सेवा उपलब्ध है, वो आपको जमीन से रिलेटेड है। तो जमीन से रिलेटेड है तो मैं उसके विषय में आपको बता दूं कि हमारे यहाँ से आप ऑनलाइन रसीद कटवा सकते हैं, यानी कि आपका जो भी जमीन है वो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है तो आप हमारे यहाँ से रसीद कटवा सकते हैं। अब रसीद कटवाने में और जमीन से रिलेटेड अगर मैं बातचीत शुरू किया हूँ आपके साथ, तो मैं बता दूं कि अभी काफी लोग परेशान हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जमीन जो है वो ऑनलाइन सही चढ़ा हुआ नहीं है। यानी कि किसी का खाता गलत है तो किसी का खेसरा गलत है, किसी का रकबा गलत है, किसी का पिताजी का नाम गलत है, तो किसी का जमावंती नंबर गलत है। एवं प्रकार से देखा जाए तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कंप्लीटली हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ गलत है। और ये गलत कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इसमें गलती जानबूझ करके किया गया है, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति का नाम यादव है तो उसका नाम मंडल कैसे हो गया। तो इस तरह से जानबूझ करके गलती किया। इसके पीछे भी कुछ कारण है, मैं वो कारण आपको बताऊंगा। बाकी आप लोग तो बहुत ऐसे लोग हैं जो जमीन से रिलेटेड काम करवाने के लिए कर्मचारी के पास गए होंगे या ब्लॉक में सीओ के पास गए होंगे, तो वहां पर जिस भी रूप में आपसे वहां पर डिमांड किया जाता है उसके अनुसार से आपको भी अनुभव होगा कि क्यों इतना गलती किया गया है।
तो हमारे पास आप जो सुविधाएं हैं आपके लिए, वो सुविधा ये है कि आप ऑनलाइन रसीद कटवा सकते हैं। ऑनलाइन रसीद कटवाने के समय में आप अपने कंप्यूटर संचालक को आप पूछ लीजिए कि आप कि मेरा जमाबंदी वो सही है या नहीं है, यानी कि आपके पास जो केवाला है, खतियान है, जो भी डॉक्यूमेंट है उससे आप मिलान करवा लीजिए कि ऑनलाइन आपका खाता, खेसरा, रकबा, कंप्लीटली नाम सही है या नहीं। अगर आप सही है तब आप ऑनलाइन रसीद उसका कटवाइए। अगर सही नहीं है तो आप पहले परिमार्जन करवाइए, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से आप परिमार्जन करवा सकते हैं, यानी कि उस चीज में सुधार के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन सुधार के लिए आवेदन करने के बाद आपको रिसीविंग के साथ और आपके पास जो भी कागजात है, यानी केवाला है, खतियान है, रसीद है, वो लेकर के आपको कर्मचारी के पास संपर्क करना पड़ेगा। और कर्मचारी के पास संपर्क करने में आपको कितना टाइम लगता है, कैसे आप काम करवाइएगा, ये आपकी परेशानी है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग, इसीलिए मैं इस विषय पे थोड़ा गहराई से बता रहा हूँ। लेकिन परेशानी की भी बात बहुत ज़्यादा नहीं है, सुधार हो ही जाता है। अब ब्लॉक में कर्मचारी है, सीओ है, बहुत सारे ऐसे वर्क हैं उनके ऊपर, जिसके कारण काफ़ी टाइम लगाते हैं वो लोग, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत टेंशन की भी बात नहीं है कि हमारा सुधार नहीं हुआ है तो वो कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रसीद का डिमांड बहुत ऐसे काम में आपको किया जाता है, तो आप लग के आप पूरा अपना समय दे करके उसको ठीक करवा सकते हैं। तो परिमार्जन की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। उसके अलावा मोटेशन, अभी जो है मोटेशन की प्रक्रिया जो है वो सरकार ऑनलाइन कर दी है। तो ऑनलाइन मोटेशन आप कहीं भी किसी भी सीएससी सेंटर से या कोई भी कंप्यूटर सेंटर से जाकर के ऑनलाइन मोटेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपको केस नंबर जो है वो कर्मचारी, नियमतः ऐसा है कि अगर आप ऑनलाइन कर देते हैं और आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपका जमाबंदी सही है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको घर बैठे आपका मोटेशन हो जाएगा। आपको जो रिसीविंग मिलेगा, उस रिसीविंग में जो केस नंबर होता है, उस केस नंबर से आप चेक करवाते रहिएगा किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के कि क्या स्थिति है उसका। अगर आपका सही है तो सारा चीज ओके हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी कि आप अगर ऑनलाइन कर दिए और उसके बाद आप कर्मचारी से जाकर के नहीं मिलेंगे, उनसे संपर्क नहीं करेंगे, उनको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई रीजन लगा करके आपका केस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपका मोटेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पुनः आपको फिर से मोटेशन आवेदन करना होगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इसलिए आप कोशिश कीजिए, जब भी आप मोटेशन के लिए ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करने के बाद आप जरूर से जरूर अपने कर्मचारी से मिलिए, उनसे कहिए, बात कीजिए, जो भी डिमांड है उनका वो डिमांड पूरा कीजिए और आप मोटेशन फाइनल करवा लीजिए। अगर अब जो सरकार का नियम है, इस नियम के अनुसार से अब अगर आपका मोटेशन ब्लॉक स्तर पे रिजेक्ट होता है तो आपको ब्लॉक स्तर से वो मोटेशन नहीं होगा। इसके लिए आपको DCLR कोर्ट का सहायता लेना पड़ेगा, यानी कि आपको DCLR जाना पड़ेगा। तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि DCLR जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहां से आपको संपर्क करना पड़ेगा, कौन से कागजात आपको वहां पर जमा देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप जो मोटेशन ऑनलाइन किए थे उसका जो आपका पास केस नंबर है, उस केस नंबर से आप एक नोटिस, जो जिस कारण से आपका मोटेशन को रिजेक्ट किया है, वो नोटिस आप एक ऑनलाइन किसी भी कंप्यूटर सेंटर से निकलवाइए। निकलवाने के बाद आपको एक चिरकुट फुलिया लेना पड़ेगा। एक 100 रुपये का या 150 रुपये का स्टाम्प आता है, उसको चिरकुट फुलिया कहा जाता है। आपको वो कोर्ट से भी मिल जाएगा। आपको बहुत सारे वेंडर ऐसे हैं जो ब्लॉक के नज़दीक में हैं, वो लोग भी रखते हैं अपने पास चिरकुट फुलिया। आपसे 150 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। आप उनसे चिरकुट फुलिया ले लीजिए और आप जो वो नोटिस ऑनलाइन निकलवाए हैं, वो नोटिस के साथ आप
सीओ के पास जमा कीजिए, आवेदन दीजिए और वहाँ पर आपको एक रिपोर्ट बना के यानी साइन मोहर करके आपको दे दिया जाएगा। और वो साइन मोहर क्या हुआ कागज आप DCLR में जा करके आप किसी एक अच्छे वकील को पकड़िए जिस पे आपको भरोसा है, जिससे आप हमेशा काम करवाते हैं, उसको पकड़िए और आप उनको वो कागज दे दीजिए। और करीब करीब 2 से 4 आपको वहाँ पर कहा जाए कि मतलब 2 से 4 आपको तारीख करना पड़ता है। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके वकील होंगे वो सारे के सारे कार्यभार वो अपने ऊपर ले लेंगे, यानी कि वो सारा काम आपको करवा करके दे देंगे। DCLR से नोटिस आने के बाद फिर से जो है आपको ब्लॉक में वो नोटिस देना होगा, यानी कि DCLR डायरेक्ट ब्लॉक को नोटिस कर देता है कि इनका मोटेशन अगर किन्हीं कारण से रद्द हुआ है तो इनके पास साक्ष्य हैं वो साक्ष्य आप मांग कीजिए और साक्ष्य मांग करवा करके और उसको जांच पड़ताल करने के बाद इनका मोटेशन को आप पूरा कर दीजिए। तो इस तरह से आप DCLR कोर्ट से मोटेशन करवा सकते हैं। इसीलिए मैं इस बात पे इतनी जानकारी आप लोगों को दे रहा था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे क्या होगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब भी मोटेशन ऑनलाइन करवाते हैं तो ऑनलाइन के 2 से 4 दिन के बाद हो या 10 दिन के बाद ही जा करके आप कर्मचारी से मिल लीजिए, ताकि आपको DCLR कोर्ट का सामना न करना पड़े, आपको वकील हायर न करना पड़े। इसके अलावा हमारे पास जो सर्विस उपलब्ध है, बहुत सारे सर्विस अभी तो ऑनलाइन की दुनिया है। ऑनलाइन आपको ऑनलाइन वर्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है, आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारे पास आप अगर ट्रैवलिंग करते हैं, रेलवे टिकट की ज़रूरत पड़ती है आपको कभी भी, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे यहाँ से आपका रेलवे टिकट बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमें कल की टिकट चाहिए, मुझे दिल्ली जाना है, तो इस केस में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि आपको सीट उपलब्धता की भी ज़रूरत होती है वहाँ पे टिकट लेने के लिए। तो आप जब भी कहीं पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर सडनली प्रोग्राम बन गया तब तो आपको रेलवे टिकट काउंटर से ही जाकर के लेना पड़ेगा, तत्काल में लेना पड़ेगा। अन्यथा अगर आपका प्री प्लानिंग है, यानी कि मुझे 1 महीने बाद 2 महीने कहीं जाना है, तो आप हमारे पास आकर के संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको टिकट कंफर्म करवा के दे सकता हूं। हमारे पास ये सेवा भी उपलब्ध है। उसके अलावा हमारे पास प्लेन का भी टिकट का सेवा उपलब्ध है। अगर आप कहीं भी प्लेन से सफ़र करना चाहते हैं तो प्लेन का टिकट भी हमारे यहाँ आपको मिल जाएगा, ये भी सर्विस उपलब्ध है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो सेवा है वो सेवा है कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं हमारे यहाँ से, कि बहुत अच्छे से, यानी कि एकदम शुद्धता के साथ, यानी कि किसी तरह की त्रुटि नहीं होगी। ऐसे तो मनुष्य है, गलतियां तो किसी न किसी रूप में लोगों से हो ही जाती है, लेकिन मैं अपना प्रयास करता हूं कि किसी तरह की आपको परेशानी न हो। तो शुद्धता के साथ हमारे यहाँ आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए A से Z किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा छात्रवृत्ति की सुविधाएं भी हमारे पास, अगर आप 10th पास किए हैं, आप 12th पास किए हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन किए हैं, BA BSc BCom कुछ भी आप पास किए हैं, तो आप उसमें आपको जो छात्रवृत्ति दिया जाता है 50,000 रुपया, उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको समय आना पड़ेगा, कुछ डेट होता है, गाइडलाइन होता है उसका, तो वो भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है और वो हो जाएगा। किसी तरह की त्रुटि नहीं होगी। हमारा प्रयास रहता है कि हम जब भी कोई काम करें तो आपको ज़्यादा परेशानी न हो, ताकि फिर से आप हमारे पास आकर के काम करवा सके। तो ये भी सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा जो मुख्य बात है वो है एक वृद्धा पेंशन का। तो दोस्तों, वृद्धा पेंशन जो है वो, अगर आपके परिवार में, आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति अगर 60 साल क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि उनका एज 60 साल हो गया है, तो आप वृद्धा पेंशन ऑनलाइन भी करवा सकते हैं।
ब्लॉक के माध्यम से तो आप जा करके करवा ही सकते हैं, वहां से तो आपका आवेदन हो ही जाएगा। लेकिन ऑनलाइन सुविधा भी है, वृद्धा पेंशन आप ऑनलाइन भी किसी भी CSC सेंटर से जा करके करवा सकते हैं। तो इसके लिए मुख्य दस्तावेज जो है, जो कागजात आपका लगता है वृद्धा पेंशन के लिए, वो आधार कार्ड तो नेसेसरी है ही, साथ ही साथ वोटर कार्ड भी आपका नेसेसरी होता है, एक बैंक पासबुक होना चाहिए, एक पीस फोटो होना चाहिए, तो आप वृद्धा पेंशन में आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो खास बात ध्यान रखने की बात है वो है कि आपका एज यानी कि आपका उम्र 60 साल होना ही चाहिए, आधार कार्ड पे भी और पहचान पत्र पे भी। तो आप वृद्धा पेंशन में आवेदन कर सकते हैं। 1 से 2 महीने के बाद आपका जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो आप एक्टिव होने के बाद किसी भी नज़दीक के CSC सेंटर से जाकर के KYC आप करवा सकते हैं, यानी कि KYC की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा आप किसान रजिस्ट्रेशन यानी कि किसान पंजीकरण की आपकी आवश्यकता होती है, यानी कि अभी के समय में आप जब भी किसी भी खाद के दुकान में खाद लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको किसान पंजीकरण का मांग किया जाता है। तो किसान पंजीकरण की भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना, आप इस योजना में भी हमारे यहाँ से आवेदन करवा सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना, हालांकि अभी के समय में किसान सम्मान निधि योजना का जो मापदंड है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। पहले के समय में ऐसा था कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी जमीन है तो आप आवेदन कर दिए हैं तो आपकी मतलब स्वीकृति हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी आप जो है आवेदन तो करेंगे, लेकिन अगर उनके मापदंड के अंदर नहीं आएंगे तो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपको सम्मान निधि का योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, किसान पंजीकरण एक अलग चीज है और सम्मान निधि एक अलग चीज है। यानी किसान पंजीकरण करने से ये होता है कि आप एक किसान हैं, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है कि आप एक रजिस्टर्ड किसान हैं। और सम्मान निधि की जहां तक बात है वो उसमें सरकार आपको 2000 रुपये किस्त के रूप में, यानी कि 3 किस्त आपको सरकार देती है। आप एक फसल सहायता योजना के रूप में समझिए, या फिर एक फसल सहायता योजना और भी अलग चीज है, उसमें भी आपको आपके फसल के लिए समय समय पर सरकार कुछ न कुछ राशि देती है। डीजल अनुदान योजना है, यानी कि अगर आप किसान पंजीकरण करवा चुके हैं तो उससे आप और भी बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर किसान हैं और आपके पास ट्रैक्टर है, आप ट्रैक्टर में बहुत सारे ऐसे यंत्र लगे होते हैं जैसे कि रोटावेटर होता है, कल्टी होता है, तो इस तरह का आप अगर कुछ भी चीज खरीदते हैं तो उस पे भी सरकार आपको सब्सिडी देती है। तो उसके लिए भी किसान पंजीकरण का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो हमारे पास सर्विस उपलब्ध है वो है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का हमारे पास सर्विस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस भी है और व्हीकल इंश्योरेंस भी है, यानी कि आप अपने शरीर का भी बीमा करवा सकते हैं और आप अपने गाड़ी का भी बीमा करवा सकते हैं। आपके पास जो भी गाड़ी है, जो भी वाहन है, 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, या फिर आप ट्रक रखे हुए हैं, तो किसी भी तरह का वाहन है तो वो आप उसके लिए हमारे पास इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इंश्योरेंस की भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा आप अगर गांव एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपके आसपास में किसी तरह का बिजली बिल जमा करने की सुविधा नहीं है, तो आप हमारे सेंटर पे आकर के बिजली बिल भी जमा कर सकते हैं। ये भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी जानकारी आपके साथ साझा किया हूं उससे आपको जरूर लाभ मिलेगा और आप हमारे सेंटर पे, यानी कि हमारे कॉमन सर्विस सेंटर पे आकर के आप इन चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आप हमारे सेंटर पे आएंगे और ये सारे काम के लिए, तो मैं शुद्धता के साथ अपना कोशिश करूंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि शुद्धता के साथ आपका काम हो, आपको किसी तरह की परेशानी ना हो।